हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका चॉक एंड डस्टर में। और चॉक एंड डस्टर में मैं आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री में हम लोग कर रहे थे एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स। एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स में हमने एसिड का ऑलमोस्ट पार्ट कवर कर लिया है। एसिड की जो खास फिनोमेनन है, जो इसके आफ्टर इफेक्ट्स है, जैसे कि एसिड रेन, एसिड का इंडिकेटर पे इफेक्ट, ये इस चैप्टर में हम आगे देखेंगे। और हम आ चुके हैं बेस पे। बेस में भी हमने बेस का देख लिया है क्लासिफिकेशन, बेस की पूरी डिफिनेशन। अब हमें देखना है बेस का कैसे प्रिपरेशन होता है, कैसे हम बेस को बनाते हैं, एंड बेस के क्या क्या रिएक्शंस है, बेसिकली बेस के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बेस का कैसा फिजिकल अपीयरेंस है, कैसा फिजिकल इफेक्ट है, एंड हाउ दे केमिकली इन्वॉल्व विथ अदर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ये सारी चीजें हम देखेंगे बेस में। सिमिलरली विल डील विथ साल्ट। ये चीजें मैं बार बार रिपीट कर चुका हूँ और आप लोगों को लगता होगा कि मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, बोर हो जाएंगे, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में चीजें क्लियर रहे कि इस चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में अगर हम चीज़ों को स्पेसिफाई करके कैटेगराइज करके पढ़े तो उतना ज़्यादा भी मुश्किल चीज़ नहीं है, उतना ज़्यादा भी बड़ा चीज़ नहीं, बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत सिमिलर चीज़ें हैं। बस हमें क्या पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे एक कहावत है कि किसी भी आदमी को अगर ये पता हो कि उसको क्या आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है तो वो एक बहुत बेहतरीन पोजीशन में है, रेदर देन कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसको आ तो बहुत कुछ रहा है बट उसको ये पता नहीं है कि उसको क्या नहीं आ रहा है, बेसिकली उसके स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस उसको नहीं पता है। तो उस केस में वो उतने अच्छे पोजीशन में नहीं है किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी डिफिकल्टी के लिए, रेदर देन वो आदमी जिसको अपना स्ट्रेंथ और अपना वीकनेस पता है। तो अपना जो भी वीकनेस हो उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उन चीज़ों को अगर हम बेहतरी से देखें, एकदम अच्छे से देख पाए, स्पेसिफिकेशन के साथ देख पाए, तो हम ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा बेहतर तरीके से ज़्यादा समय के लिए हमारे मेमोरी में चीज़ें रहेंगी, उस तरह से हम उसको याद कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने किया है हम उसका रिवीजन करते आ रहे हैं। अभी तक के सारे ही वीडियो में हमने एक बार क्विक रिकैप दिया है, 5 मिनट 10 मिनट, तो हमारे इसी में चले जाते हैं कि हम पिछला चैप्टर का रिकैप करें। बट इस चैप्टर में आज के लेक्चर में हम पूरा का पूरा रिकैप नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा हो जा रहा है और ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अगर आप पुराने लेक्चर्स देखते आ रहे हो तो आप ऑब्वियसली आपको अभी तक एसिड की तो सारी चीज़ें याद हो गई होगी, एसिड की प्रिपरेशन, क्लासिफिकेशन एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आज हम बेस को बस कवर करते हैं। बेस का क्या डिफिनीशन है? बेस का वो डिफिनीशन है कि बेस ऐसे कंपाउंड्स है जो पानी में डिजोल्व होकर OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। और बेस को अगर हम क्लासिफाई करें तो अगर स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो कैसे करेंगे? वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो फुल्ली आयनाइज हो जाएगा, फुल्ली डिसोसिएट होगा, मतलब उसका अगर 100 मॉलिक्यूल किसी पानी में हमने डिजोल्व किया तो 100 का 100 क्या होगा, या फिर ऑलमोस्ट 100, मतलब एकदम 100% होना जरूरी नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए क्या है कि भाई उसका अच्छा खासा डिसोसिएशन होना चाहिए, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छा होना चाहिए, तो उसका ऑलमोस्ट 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, सारा का सारा मॉलिक्यूल OH माइनस रिलीज करेगा। जैसे कि इसके एग्जांपल्स देखें तो NaOH, KOH, MgOH, VOH, इस तरह के। अगर वीक बेस देखें तो वीक बेस ऐसे बेसिस होते हैं जो फुल्ली आयोनाइज नहीं होंगे। अगर हमने 100 मॉलिक्यूल डाले तो 100 में 100 जो है OH माइनस रिलीज नहीं करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल रिलीज करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स अगर देखे जाए तो NH4OH, RCH2CH2, सॉरी NH2 के जो भी डेरिवेटिव्स है RNH2। R का क्या मतलब है यहाँ? R का मतलब है कोई भी अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है? अल्काइल ग्रुप आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर तुम ये देखो कि कोई हाइड्रोकार्बन का ग्रुप है और वो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप क्या हो रहा है, वो हाइड्रोकार्बन का ग्रुप, जैसे ये मीथेन है CH3, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है और कार्बन के पास सिर्फ एक बॉन्ड बनाने के लिए बचा हुआ है जगह, इलेक्ट्रॉन, तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे अल्काइल। सिमिलरली हम देखें तो C2H5, C3H7, बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, इस ग्रुप को अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो RNH2 मतलब NH2 जो है अमोनिया में से अगर एक हाइड्रोजन निकाले और उसके जगह पे हम कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर दे तो जो बेस बनेगा उस तरह के बेस को हम एक वीक बेस की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि ये फुल्ली आयनाइज नहीं होंगे। और इस तरह के बेस को हम ऑर्गेनिक बेस भी बोलेंगे, जैसा हमने एसिड में इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा था वैसे ही बेस में। और अगर मिनरल बेसेस की बात करें तो ऐसे बेस जो मिनरल्स में मिलते हैं वो बेस होते क्या है? वो बेस होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो जो हमें जनरली मिनरल्स में मिलते हैं। और ये हमको किस में मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। पहचानने का तरीका क्या है? जो ऑर्गेनिक बेस होगा उसके अंदर कार्बन होगा और जो मिनरल बेस होगा उसके अंदर कार्बन नहीं होगा।
एसिड में भी सिमिलर चीज़ें हैं, बट एक एसिड एक्सेप्शन था, वो था कौन सा, कार्बोनिक एसिड। मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो। इन चीज़ों को स्किप नहीं करना है और चीज़ों को रिलैक्स तरीके से पढ़ना है, सारी चीज़ों को एकदम रिलैक्स ढंग से पढ़ना है। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है, हमारे पास टाइम है और हम उसको सही तरीके से एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ यूज करें तो हम उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर हम करते हैं स्टार्ट। अभी तक तो हमने स्टार्ट नहीं किया है। अगर बेस का एक और क्लासिफिकेशन देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वो था बेस की एसिडिटी के बेसिस पे। एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी वो वैल्यू होती है जितना OH माइनस आयन बेस का एक मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है पानी में डिजोल्व होने के बाद। जैसे कि कोई बेस है जिसके अंदर OH माइनस का आयन होगा, ऑफकोर्स होगा, और जब हम पानी में रिलीज डालेंगे उसको डिजोल्व करेंगे तो OH माइनस रिलीज होगा। लेकिन कोई बेस है जिससे 2 OH माइनस निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल ही 2 OH माइनस दे रहा है, जैसे MgOH होल ट्वाइस, ये होगा डाई एसिडिक बेस। अगर हम ट्राई एसिडिक बेस की बात करें, जिसका एग्जाम्पल एक अगर देखा जाए तो क्या होगा, हम कोई भी मेटल लेंगे जिसका क्या हो, वैलेंसी हो 3, तो हम देखेंगे FeOH होल थ्राइस। ठीक, इस तरह के बेस अगर देखें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है, 3 है। ठीक, तो ये जो बेसेज हैं ये ट्राई एसिडिक बेस है, इसका एक एक मॉलिक्यूल 3 OH माइनस रिलीज करेगा। मोनो एसिडिक क्या होगा, जैसे NaOH, KOH, बेसिकली जो फर्स्ट ग्रुप वाले हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल जानते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं। आज हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेस। प्रिपरेशन ऑफ बेस का क्या मतलब है कि वो सारे मेथड जिससे हम कोई भी बेस प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि प्रिपरेशन पे हम आए तो तुम समझ जाना कि बनाना क्या है, बेस बनाना है। बेस होंगे क्या क्या, बेस या तो हाइड्रोक्साइड होगा मेटल का, या तो ऑक्साइड होगा मेटल का, ठीक, या फिर अमोनियम का हाइड्रोक्साइड होगा, उस तरह की चीजें होंगी। तो हमको कोई भी चीज हो, किसी भी तरीके से हमको वहां पहुंचना है जहां पे हमको मेटल का ऑक्साइड मिले, मेटल का हाइड्रोक्साइड मिले। तो बेस को बनाने के लिए क्या क्या हम बेसिक मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है बेस हो सकता है, और हमको बेस अगर मेटल से बनाना है तो हम क्या करेंगे भाई, मेटल का ऑक्साइड बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपल है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम जनरल फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट, गिव्स बेस। ठीक, या फिर मेटालिक ऑक्साइड। इसका अगर हम सही सही एक प्रॉपर एग्जांपल दे दे तो सोडियम दे दे और कॉपर दे दे, और इनका रिएक्शन करवा दे किससे, ऑक्सीजन से। दोनों ही बनाएंगे क्या, Na2O। ठीक, ये बनाएंगे क्या, CuO। ठीक, उसके बाद दूसरा अगर हम देखा जाए, हम जिंक ले, जिंक की वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, हमेशा होती है क्या, 2। तो हमारे पास बनेगा क्या, ZnO। ठीक, 2ZnO। सिमिलरली हम एल्यूमिनियम के साथ देखना चाहे तो एल्यूमिनियम O2 गिव्स Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ऑफकोर्स ऐसे कर देंगे। नाउ मूविंग ऑन, ये हुआ बेस का प्रिपरेशन का पहला मेथड, जिसमें हमने ये देखा कि भाई जो बेस है, अगर हमको मेटल से बनाना है, हमारे पास मेटल अवेलेबल है और हमको एक बेस प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, हम करेंगे मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल ऑक्साइड, जिससे बनेगा क्या, बेस, क्योंकि कोई भी मेटालिक ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक होता है। दूसरा मेथड अगर देखें तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है, या फिर रिएक्टिव मेटल जो मॉडरेट रिएक्टिविटी भी रखते हैं, उनका पानी के साथ रिएक्शन। एक चीज तुम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, अगर तुम लोग इस बात को समझ लो तो जो चैप्टर एक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, मेटलर्जी है, ठीक, और एक चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस और मेटल नॉन मेटल काफी मामले में ये तुम लोगों को हेल्प करेंगे। अगर तुमको एक चैप्टर का कंसेप्ट अच्छा है तो तुम्हारा दूसरे चैप्टर का भी कंसेप्ट अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि एसिड्स बेसेस हैं क्या, एसिड्स और बेसेस हैं कंपाउंड्स, और मेटल एंड नॉन मेटल्स क्या है, वो हैं एलिमेंट्स। तो यहाँ एक एलिमेंट जैसे मेटल है, मेटल क्या कर रहा है, किसी के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, एसिड। नॉन मेटल क्या कर रहा है, किसी के साथ रिएक्ट करके बना दे रहा है क्या, बेस, सॉरी मेटल, नॉन मेटल बना दे रहा है एसिड, और मेटल बना दे रहा है बेस। ठीक, मेटल के साथ क्या हो रहा है कि भाई मेटल को हम डाल रहे हैं एसिड पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है,
ठीक, उस तरह की तमाम चीजें हैं जो काफी रिलेटेबल है। यहाँ पे जैसे तुम देख रहे हो कि रिएक्टिव मेटल का वाटर के साथ, तुम अगर देखोगे मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ोगे, यही पढ़ोगे कि कोई भी रिएक्टिव मेटल है उसका जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन रहा है, मेटालिक ऑक्साइड बनता है, मेटालिक हाइड्रोक्साइड बनता है, सॉरी मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है क्या, मेटालिक हाइड्रोक्साइड होता है बेस। अब तुम वहाँ पे ये पढ़े होगे क्या कि जो मेटल का रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, वो ठंडे पानी में भी और काफ़ी वायलेंटली रिएक्ट करेगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट देगा, काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज करेगा। दूसरा, अगर तुम देखोगे थोड़ा सा उससे कम रिएक्टिविटी पे आएंगे तो वो पानी में रिएक्ट करेगा, पानी के ऊपर फ्लो करेगा अपना ऑक्साइड बना के, हाइड्रोक्साइड बना के, ठीक। और नीचे जाओगे तो वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, और नीचे जाओगे तो केवल स्टीम के साथ, पानी जब गैस में चले जाएगा मतलब काफी हाई टेम्परेचर पे जाने पे रिएक्ट करेगा, तमाम तरह की चीजें। तो यहाँ पर हम केवल रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो पानी से आसानी से रिएक्ट कर जाए। तो रिएक्टिव मेटल अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, इस चीज को देख लेते हैं। मान लो कोई एक रिएक्टिव मेटल लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या एग्जाम्पल दिए हुए, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। कैल्शियम है, और कैल्शियम अगर रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ तो ये क्या बनाएगा भाई, कैल्शियम का एक ही हाइड्रोक्साइड हम लोग जानते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन सेंस है। अब तुम इस रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस करोगे, और इससे बचा क्या, बचा आपका हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, OH 2 बार है, वी विल ऐड 2 COH whole twice, नाउ द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो यही चीजें हम देखते हैं। तो अगर हम ऐसा ही सोडियम के साथ देखते तो सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता, वो भी बनाता क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम क्या करता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाता साथ में बनाता वाटर, जाहिर सी बात है। तो सिमिलर चीजें होती हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। वी जस्ट नीड टू गेट इन टू द फ्लो, आप एक रिदम में आ जाएं। आप जैसे ही चीज़ों को थोड़ा क्या बोलेगी, ब्रॉड लेवल पे समझने लग जाओ। जैसे मान लो तुम जा रहे हो, तुम किसी रास्ते पे जाते हो और तुमको पता है कि इस रास्ते पे ना यहाँ से जाने के बाद ये वाला टर्न आएगा, हमको लेफ्ट जाना है, फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमको राइट जाना है, या हमको सीधा जाना है, और 4 रास्ते हमें किधर जाना है। अगर तुमको ये सारी चीज़ें पता होती है तो तुम उस रास्ते पे कॉन्फिडेंटली चल पाते हो और अपनी जर्नी बेहतर तरीके से कर पाते हो। ऐसे ही इसीलिए मैं बार बार आपको क्या पढ़ना है, आपने क्या पढ़ा है, क्या ये चीज़ें बाकी के चीज़ों से किस तरह से रिलेट कर रही है, बाकी के चैप्टर से किस तरह से रिलेट कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब रहेंगी तो आप चीज़ों को बेहतर समझ पाओगे, चीज़ों को कॉन्फिडेंटली, एक कॉन्सेप्ट को दूसरे जगह अप्लाई कर पाओगे, दूसरे कॉन्सेप्ट को इस जगह अप्लाई कर पाओगे। अब क्या है कि तुमको जब भी एग्जाम देना होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि तुमको ना एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का अलग से एग्जाम होगा, मेटलर्जी का अलग से एग्जाम होगा, ऑर्गेनिक का अलग से एग्जाम होगा, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। तुम्हारे सारे एग्जाम साथ में होंगे। तो अगर तुम पूरे एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में लगा पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने चीज़ों को बेहतर तरीके से समझा है। तुम ऐसा नहीं देख रहे हो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन आया है, ऐसे मान लो तुमसे ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया कि भाई कैल्शियम का रिएक्शन हो रहा है, पानी के साथ हो रहा है और वो बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो तुम अब इस बात के लिए नहीं सोचोगे कि ये है मेटलर्जी से है या ये एसिड बेस से है, तुम ये नहीं सोचोगे, तुमको कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है और तुम बनाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। यही चीज़ें, इसी चीज़ के लिए तुमको मैं बार बार ये समझाता हूँ। अब अगर आते हैं हम मेटल का हाइड्रोक्साइड, यदि हाइड्रोक्साइड ही होता है क्या बेस, तो बेस बनाने के अगर तीसरे मेथड पे हम जाएं तो क्या है कि जो सॉल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड है, सॉल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड का क्या मतलब, ऐसे मेटालिक ऑक्साइड जो पानी में घुल जाते हैं, बेसिकली अल्कलीज और जो भी तुमको मिनरल ऑक्साइड्स है, मिनरल हाइड्रोक्साइड्स है, वो पानी में घुलते ही हैं, ऑर्गेनिक वाले नहीं घुलते हैं। जो मिनरल्स होते हैं वो सोपी टच देते हैं, मैं यही मतलब साबुन की तरह थोड़ा सा फिसलन वाला फील देते हैं, वो बेसेज जो होते हैं। तो अगर हम उन बेसेज पे पानी का एक्शन करवाए, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास क्या हो, Na2O हो, ठीक, और तुमने क्या किया, इसमें ऐड किया क्या, पानी, तो बनाएगा क्या, ये तुमको बनाएगा NaOH, ठीक। ये क्या बना, ये बना बेस, ठीक। और इस बेस को हम क्या बोलेंगे, ये बेस पक्का पक्का अल्कली ही होगा। तो बेसिकली अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, इतना तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको आ रहा हो, इतना आसान चीज पूछता नहीं। बट ये क्या है, थोड़ा सा घुमा के अगर पूछना चाहे तो ये पूछ सकता है कि कोई ऐसा है कि भाई एक मेटालिक ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके मेटालिक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वो क्या है, वो आपका एसिड है, वो आपका नॉन अल्कली है, वो आपका अल्कली है, ठीक, या फिर वो आपका साल्ट है।
तो यहाँ पे अब एसिड और साल्ट तो नहीं है, आपको इतना कॉमन सेंस है कि जो मेटालिक हाइड्रोक्साइड है वो एसिड नहीं है, साल्ट नहीं है, आपका क्या है कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड है वो बेस होगा। अब ये मेथड से बना हुआ है तो वो बेस में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, अल्कली है नॉन अल्कली है, तो तुम क्या डालोगे, अल्कली डालोगे। क्यों? क्योंकि भाई ये सॉल्यूबल मेटालिक ऑक्साइड से बना है और ये चीज़ जो होगा ये भी पानी में एक्वस सॉल्यूबल होगा, ठीक। तो इस तरह का चीज़ है, ये चीज़ अगर तुम समझ पा रहे हो तो तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि तुम जो है कंसेप्ट को अच्छे से अपने दिमाग में अप्लाई कर पा रहे हो। अगर ये चीज़ तुम अपने आप कर रहे हो, जो मुझे बताने से पहले तुम सोच ले रहे हो, इसका मतलब है कि तुम अच्छे से कर रहे हो। दूसरा बात, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग फिजिक्स का भी लेक्चर बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। आफ्टर होली हमारा लेक्चर्स रेगुलर आना शुरू हो जाएगा, फिजिक्स का एंड केमिस्ट्री का। देन विल सी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। विल कवर होल साइंस विद इन ए ईयर फॉर ICSE क्लास 10th स्टूडेंट। विल सून ब्रिंग लेक्चर्स फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स। हम लोग सबके लिए लेके आएंगे क्योंकि ICSE के ही बच्चों को स्पेसिफिकेशनली टारगेट करके हमारा बैच चलेगा, क्योंकि एक तो ICSE के सिलेबस में क्वालिटी है, हमें भी पढ़ाने में सही लगता है, ये बहुत बेसिक चीज़ें नहीं है, काफ़ी थोड़ा अच्छा है, एक स्टेप आगे जाता है ये CBSE से किसी भी क्लास में, ये फ़ायदा है। और दूसरा कि ICSE के जो बच्चे हैं उनको चीज़ें ऑर्गेनाइज ढंग से कहीं पे मिल नहीं पाती है, तो हम उनके लिए ये सॉल्यूशन लेके आए हैं कि भाई जितने भी चैप्टर्स हैं, जितना भी साइंस और मैथमेटिक्स का है, वो सारे के सारे चीज़ें, सारा का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस पे जाएंगे। तो ये चीज़ों को हम आपके लिए एक चॉक एंड रस्टर पे लेके आ जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज़ फॉलो करना, और ये इंस्टाग्राम पे आप हमें DM कर सकते हो अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए बहुत जल्द। जैसा कि मान लीजिए हमारे ये में रहेगा कि हमारे एक प्लानिंग है, इसमें हम ये चीज़ अब लाएंगे, ये चीज़ अब लाएंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ आपको चाहिए कि नहीं अभी हमको तुरंत इस पे चाहिए, हमको 2 दिन में ये वीडियो चाहिए, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। हम उस DM के रिस्पॉन्स पे ज़रूर आपके लिए ट्राई करेंगे कि हम आपके लिए वो वीडियो लेके आए ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। बेहतर हमारा टोटल मकसद यही है कि एक स्टूडेंट का जो ऑनलाइन कैमरा पे बैठा हुआ है, स्क्रीन के उस साइड बैठा हुआ है, और मैं जो यहाँ कैमरा के इस साइड बैठा हूँ, हम लोगों में एक अच्छा रिलेशन बने, एक बायलैटरल कम्युनिकेशन हो। अभी तक जो हो रहा है वो एक तरफा बातचीत हो रही है, इसका कुछ खास मज़ा नहीं है। बातचीत में मज़ा तब आएगा जब आप भी आओगे। अब हम देखते हैं बेस बनाने का तीसरा मेथड, और वो क्या है, डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है? डिकम्पोजिशन का मतलब होता है क्या, टूटना। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि भाई दो अलग अलग कंपाउंड्स हैं और दोनों ही क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है कि एक साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या कि वैसा साल्ट जो पानी में घुला हुआ है, और कोई बेस का प्रेसिपिटेट समझते हो ना, प्रेसिपिटेट वो होता है जो सॉलिड में हो जाता है और डिपॉजिट हो जाता है एक कंटेनर में रिएक्शन के बाद, उस चीज़ को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को तोड़ते हैं और अपना क्या बनाते हैं, एक बेस बनाएगा और एक दूसरा चीज़ बनाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं किसी भी एक साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन और कोई एक बेस देखते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, एक बेस से दूसरा बेस बन रहा है। अगर तुमको कोई डिजायर्ड बेस चाहिए, जैसे तुमको सोडियम का बेस चाहिए और तुम्हारे पास पहले से क्या है, तुम्हारे पास पहले से मैग्नीशियम है, तो तुम ये काम आराम से कर सकते हो कि क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। लेकिन होता क्या है कि कोई भी जब रिप्लेसमेंट की बात आती है तो हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है वो, वैसे यहाँ पे तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वही लो रिएक्टिविटी वाली मेटल के साल्ट से उसको रिप्लेस कर पाएगा। बट चूंकि यहाँ डबल डिकम्पोजिशन हो रहा है इसलिए इस तरह का कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं, जैसे हम लेते हैं कोई भी साल्ट, जैसे कि हमने लिया क्या, फेरस क्लोराइड, और हमने लिया क्या, NaOH। यहाँ से क्या बनेगा भाई, सोडियम का बन जाएगा साल्ट, और फेरस का क्या बन जाएगा, फेरस का बन जाएगा ऑक्साइड। इस रिएक्शन को अब तुम क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ हम ले लेंगे 3 NaOH, यहाँ ले लेंगे 3 NaCl, OH ही बैलेंस हो गया, फेरस ही बैलेंस हो गया, ऑल इज बैलेंस, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या चीज़ क्या है, इस चीज़ को मैं समझ लिया। ये चीज़ क्या है, ये है साल्ट, ये है साल्ट। ये कौन सा साल्ट है, मेटालिक साल्ट है, ठीक। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है आपका अल्कली या फिर बेस, ठीक। आपको बेस चाहिए था, किसका बेस चाहिए था आपको, फेरस का। हमको ये था हमारा क्या, डिजायर्ड बेस, हमको फेरस ऑक्साइड चाहिए था, ये डिजायर्ड बेस था। और ये क्या बना है, ये भी हमारा एक साल्ट बना है, नॉर्मल न्यूट्रल साल्ट है, ठीक। तो हमको क्या चाहिए, कई बार क्या होता है ना कि तुम्हारे पास एक कोई चीज़ है, जैसे तुम्हारे पास एक सल्फेट है, तुम्हारे पास कॉपर का सल्फेट है और तुमको जिंक का सल्फेट चाहिए, तुम क्या करोगे,
भाई कॉपर सल्फेट यूज करेंगे, या फिर तुमको कॉपर मेटल चाहिए और तुम्हारे पास क्या है, दूसरा मेटल है, जिंक है, तुम क्या करोगे, जिंक डालोगे कॉपर में, जिंक पूरा का पूरा बना देगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट बनाने के बाद क्या होगा, कॉपर पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, यहाँ पे तुमने क्या किया कि एक मेटल का यूज किया दूसरा मेटल प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे हमको बेस प्रिपेयर करना है तो हम उसके लिए दूसरा बेस यूज नहीं कर सकते, हम देखेंगे, हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करेंगे। अगर हमारे पास एक बेस अवेलेबल है इजिली और दूसरा बेस हमको बनाना है तो हम आराम से यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट मेथड पढ़ते हैं। जैसे पहला मेथड क्या है, तुम्हारे पास मेटल है तो तुम उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, मेटल है हाईली रिएक्टिव है तो तुम उसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराओ, मेटल का ऑक्साइड है और वो अल्कली है तो तुम उसका वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाओ। फिर तुमने क्या देखा, डिकम्पोजिशन देखा। फिर तुम देख रहे हो पांचवा मेथड क्या, एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड्स क्या होते हैं, मेटल सल्फाइड्स होते हैं जैसे कि तुम्हारा हो गया ZnS। जैसे मेटालिक ऑक्साइड क्या होता था, मेटालिक ऑक्साइड होता था क्या, मेटल का ऑक्साइड, ठीक, Na2S, ये सारे कंपाउंड्स क्या है, ये मेटालिक सल्फाइड है। अब फिर यहाँ मेटल एंड नॉन मेटल की बात आती है। मेटल एंड नॉन मेटल में तुम जब पढ़ोगे कि जब मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ोगे तो तुम जानोगे क्या कि मेटल का ना जो मॉडरेट रिएक्टिविटी रखते हैं उस दो तरह के और होते हैं। एक क्या होते हैं, एक होंगे सल्फाइड, एक होते हैं कार्बोनेट। तो जो सल्फाइड होते हैं उसके लिए हम कराते हैं रोस्टिंग, और रोस्टिंग से हमें मिलता है क्या, हमें मिलता है मेटल का ऑक्साइड। और पूरा एक्सट्रैक्शन में यही है कि हमको किसी भी तरह से मेटल के ऑक्साइड तक पहुंच जाना है, मेटल का ऑक्साइड तक पहुंचे और सीधा हम ऑक्साइड का करा देंगे रिडक्शन, हमको प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। यही बात है। यहाँ जो कंसेप्ट लगेगा सेम कंसेप्ट लगेगा जो वहाँ हम रोस्टिंग में लगाते थे। यहाँ हम क्या करेंगे, जिंक का सल्फाइड लेंगे और उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा और यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा ZnO प्लस SO2, ठीक। तो ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेंगे आराम से, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक। तो ये हमने किया। तो यहाँ पे बना क्या, ये बना क्या, ये बना आपका बेस। हमको चाहिए क्या था, हमको चाहिए था यही, हमको बेस ही तो प्रिपेयर करना है, हमको बेस ही तो प्रिपेयर करना है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है अपने देश को नंबर 2 पे लाना। क्या, न्यूजीलैंड का हमेशा यही टारगेट रहता है कि अपने देश को हमेशा हर ICC ट्रॉफी में नंबर 2 पे लेके जाए, हमेशा फाइनल में लेके जाए। चाहे इस रास्ते में इंडिया हार जाए, चाहे इस रास्ते में साउथ अफ्रीका हार जाए, कोई 2 पे लेके जाना है। 2 पे जाके फिर थम जाएगा, 2 पे जाने के बाद उसको कोई ये नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ होता है, जबकि बाकी देश का ऐसा टारगेट नहीं। तुम लोग भी अपना टारगेट ऐसा मत रखना कि अपने आप को नंबर 2 पे लाओ, एक्सेलेंस करो, एक्सेलेंस का पीछा करो। बेसिकली चीज़ों को अच्छे से समझो, बाकी एग्जाम में ये आपको ऑलरेडी अपने आप हेल्पफुल करेगी कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आप लोगों को वीडियो देखने के लिए वो लिख देता हूँ, थैंक यू। फॉर्मेलिटी नहीं है, आप लोगों का सही में बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपने वीडियो देखा। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है रिस्पांस दोगे, अच्छा ही रिस्पांस दोगे, और जो भी आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी हम उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे। आज की मेरी आवाज़ सही चल नहीं रही, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पे करते हैं इन, ठीक। और ये इसके बाद मैं ये कहता हूँ कि आप सब लोग चॉक एंड डस्टर को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और भरोसा रखो। आपको जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल या ट्विटर हैंडल, या फिर आप हमें कमेंट में बताओ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ICSE के बच्चों के लिए, और हम उस चीज़ों को ज़रूर पूरा करेंगे। अगर आप ICSE में नहीं पढ़ते हैं और आपके अक्रॉस ये वीडियो आ गई है और अगर आपने देख लिया है तो आप प्लीज़ उस तक वहाँ शेयर कर दो, आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।